उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें? उत्तर: सामान्यतः लोगों में एक धारणा बन गई है कि पहली बार मिलने वाले व्यक्ति का आकलन उसकी वेशभूषा देखकर किया जाता है। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे धुतकारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार में भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत, महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है। उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। परंतु अच्छी वेशभूषा में कुत्सित विचारों वाले लोग भी हो सकते हैं। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा सब कुछ नहीं है। कीचड़ में खिलने पर भी कमल अपनी सुंदरता बनाए रखता है। हाँ जी, इसका मतलब क्या है कि वेशभूषा के आधार पर हमें किसी के बारे में विचार रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ठीक है, सामान्यतः लोग क्या करते हैं, ऐसी धारणा बना देते हैं कि पहली बार जब मिलने वाला व्यक्ति कोई होता है तो उसकी वेशभूषा देख करके वो अंदाजा लगाते हैं कि ये अच्छा होगा या बुरा होगा। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे धुतकारते हैं। ठीक है, धुतकारते हैं मतलब उसको पसंद नहीं करते। और किसी के अच्छे कपड़े होते हैं तो हम उसको अपना लेते हैं। लेखक भिखमंगे के वेश में होने पर भी यात्रा कर रहा था। उसे ये अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार में, अपेक्षा मतलब उसको ये नहीं, ये लग रहा था कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मान पूर्वक अपनाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि भिक्षुकों ने उसको जो है गंदे कपड़े होने पर जो है उसको अपना लिया था। ठीक है, तो मेरे विचार से वेशभूषा देख करके व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। किसी की वेशभूषा देख करके हम ये सोचे कि वो हमें कि उसको हम पूरा सम्मान दे। ठीक है, अगर उसके कपड़े गंदे हैं तो हम उसको धुतकार दें, तो ऐसा करना ठीक नहीं है। अनेक संत, महात्मा, भिक्षुक साधारण वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, बिल्कुल सादे कपड़े पहनते हैं, किंतु वे उस उच्च चरित्र के इंसान होते हैं। सादे कपड़ों वाले भी अच्छे इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं, संस्कारी होते हैं वो लोग। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन। ठीक है, उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। परंतु अच्छी वेशभूषा कुत्सित विचारों वाले लोग भी हो सकते हैं। अच्छी वेशभूषा वाले बुरे विचारों वाले भी हो सकते हैं। कुत्सित विचार क्या होता है, बुरे विचार वाले। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा सब कुछ नहीं है। कीचड़ में खिलने पर भी कमल अपनी सुंदरता बनाए रखता है। ठीक है, तो वेशभूषा के आधार पर लोगों को पहचानना बिल्कुल भी सही नहीं है। वेशभूषा के कारण जो है जरूरी नहीं है कि अच्छी वेशभूषा वाला जो है वो व्यक्ति बहुत ही शालीन हो। ठीक है, संस्कारी हो। और गंदे और साधारण कपड़ों वाला, गंदे तो नहीं, चलो साधारण कपड़ों वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट या बुद्धिमान ना हो। तो कपड़ों के आधार पर जो है किसी के बारे में हमें अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन, यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जो नेपाल का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। ठीक है, इसकी सीमा किससे लगती है, भारत और चीन से लगती है। फिर है कि तिब्बत पहाड़ी प्रदेश है। यह समुद्र तट से 16-17 फुट की ऊंचाई पर है और इसके रास्ते ऊंचे नीचे और बिहिड़ हैं। बिहिड़ है मतलब जंगलों वाले हैं।
पहाड़ों के अंतिम सिरों और नदियों के मोड़ पर खतरनाक सूने प्रदेश बसे हुए हैं। यहाँ मीलों मील तक कोई आबादी नहीं। एक और हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं, दूसरी ओर ऊंचे नंगे पहाड़। त्रिड़ी एक विशाल मैदानी भाग है, ठीक है, जिसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ बीच में एक पहाड़ी है जिस पर दिवालिया स्थित है, और दिवालिया को पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया है, ठीक है। उसको यात्रा वृत्तांत में भौगोलिक स्थिति बतानी है कि वहां की जो स्थिति है नेपाल की, भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है। वहां की स्थिति आपके राज्य के, आपके शहर से किस तरह अलग है, ठीक है। वो स्थिति आपके राज्य से और आपके राज्य की स्थिति वहां की स्थिति से किस प्रकार भिन्न है, तो ये देखना आपने। हाँ जी दिवांशी, ये पढ़िए प्रश्न। प्रश्न 10। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहां की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर। तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जो नेपाल का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। तिब्बत पहाड़ी प्रदेश है। यह समुद्र तट से 16-17 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके रास्ते ऊंचे नीचे और भीड़ है। पहाड़ों के अंतिम सिरों और नदियों के मोड़ पर खतरनाक सूने प्रदेश बसे हुए हैं। यहाँ मीलों मील तक कोई आबादी नहीं होती। हाँ। एक और हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखाई पड़ती है, दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे नंगे पहाड़ खड़े हैं। त्रिड़ी एक विशाल मैदानी भाग है जिसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ बीच में एक पहाड़ी है जिस पर देवालय स्थित है। देवालय होते हैं मंदिर, मंदिर स्थित है यहाँ पर एक पहाड़ी पर। हाँ, देवालय को पत्थरों के ढेर। हाँ पढ़िए। पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया है। दिवालय को जो है पत्थरों से, जानवरों के सींगों से और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया है। ये जो इसका इलाका है यहाँ का, तिब्बत का, वो सारा क्या है, पहाड़ी इलाका है। खतरनाक मोड़ है, ठीक है, सूने प्रदेश पड़े हैं, आबादी नहीं है, हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और एक विशाल मैदानी भाग है जिसका नाम है त्रिड़ी, जिसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ हैं, और बीच में एक पहाड़ी पर मंदिर स्थित है जहां पर जानवरों के सींग और रंग-बिरंगे कपड़ों की झंडियों से उसे सजाया गया है। फिर इसमें एक प्रश्न था साथ में, वहां की स्थिति आपके राज्य या शहर से किस प्रकार भिन्न है। हमारे राज्य की स्थिति या हमारे शहर की स्थिति कैसी है। हम तो समतल मैदानों में रहते हैं। यहाँ जो है मौसम बदलते रहते हैं, कभी गर्मी होती है तो कभी सर्दी होती है। तो यहाँ के लोगों को जो है पहाड़ों के जीवन के बारे में जो है वैसी परेशानियां नहीं होती। यहाँ पर जीवन कैसा है, सरल है। हमारे राज्य में या हमारे शहर में जीवन सरल है, आने जाने की सुविधाएं हैं। ये उत्तर दे नहीं रखा इसमें, ये मैं आपको बता रही हूँ कि आने जाने की सुविधाएं हैं, ठीक है। सभी सुविधाएं यहाँ पर हमें आसानी से मिल जाती हैं। बिजली पानी की व्यवस्था है, मौसम भी अनुकूल रहता है, और जो है जीने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, ठीक है। जैसे पहाड़ों में लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, ऊपर नीचे जाना पड़ता है, और चीजें भी आसानी से नहीं मिलती, उनको सुविधाएं नहीं है ज्यादा। हमारे यहाँ तो पीने की पानी की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, खाने की व्यवस्था भी है, और आने जाने के जो है उसके साधन भी उपलब्ध हैं, तो नेटवर्क की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी हमारे राज्य की स्थिति है जो भौगोलिक स्थिति तिब्बत की स्थिति से भिन्न है। और हम तो समतल मैदान में रहते हैं। समतल मैदानों में
कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ पर आबादी वाले देश हैं, आबादी वाले शहर हैं, काफी आबादी है, जो लोग एक दूसरे की क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं यहाँ पर, या मदद ले सकते हैं। फिर है आगे कि आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को जो है लिखकर प्रस्तुत करें, मतलब किसी पहाड़ी या रमणीय स्थान की यात्रा। ठीक है, चलिए दिवांशी ये पढ़िए बेटे। प्रश्न 11, आपने किसी भी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। उत्तर, ग्रीष्म अवकाश में इस बार मैंने अपने माता पिता, बहन और 2 मित्रों के साथ देहरादून घूमने जाने की योजना बनाई। सबको मेरा प्रस्ताव पसंद आया और हम सब 24 मई को अपनी गाड़ी में बैठकर प्रातः 4 बजे देहरादून के लिए रवाना हुए। अभी गाड़ी 25 से 30 किलोमीटर शून्य ही चली थी कि अचानक वह घर आकर रुक गई। हाँ। गाड़ी खराब हो गई थी। यहाँ आसपास कोई शहर या कस्बा नहीं था। सड़क के दोनों ओर खेत थे। रास्ता सुनसान था। हम सब परेशान हो गए। पिताजी ने उतरकर देखा, पर उन्हें भी समझ नहीं आया कि गाड़ी क्यों नहीं चल रही थी। हमें वहीं खड़े-खड़े 3 घंटे बीत गए। उस सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों को हमने हाथ देकर रोकने की कोशिश की, जिससे कुछ सहायता प्राप्त की जा सके, परंतु सभी लोग जल्दी में थे और कोई भी हमारी बात सुनने के लिए नहीं रुकना चाहता था। शाम होने जा रही थी। हम लोगों को भूख और गर्मी के कारण बुरा हाल हो रहा था। मेरी छोटी बहन तो परेशान होकर रोने लगी। माँ ने मुश्किल से उसे चुप कराया। जब कोई हल नहीं सूझा तो मेरे पिताजी ने चाचा जी को फोन किया और वे अपने साथ मैकेनिक को लेकर आए। तब कहीं जाकर गाड़ी ठीक हो सकी। इस बीच मेरठ से खाना खरीदा गया और हम लोग रात में 12:30 पहुंच गए। हाँ जी। हमारा पूरा दिन बर्बाद हो गया था। अब जब कभी हम लोग गाड़ी में बैठकर बाहर जाते हैं या कहीं घूमने की योजना बनाते हैं, वह समस्याओं से भरा दिन बरबस याद आ जाता है। हाँ जी, किसी पहाड़ी स्थान की यात्रा पर जा रहे थे, ठीक है, तो यात्रा में क्या मुश्किलें आई, ठीक है, उसके बारे में बताया कि गाड़ी खराब होगी, मेरा और मेरी बहन का बुरा हाल हो गया, खाना भी नहीं मिला और लोगों ने जिनको रोकने की कोशिश की किसी गाड़ी को, तो उन्होंने जो है जल्दी जल्दी में कोई हमारी बात नहीं सुनना चाहता था। ठीक है, तो हमारी किसी ने मदद भी नहीं की और हमें खाना मिला जाकर के मेरठ में और 12:30 बजे हम देहरादून पहुंचे। पूरा दिन हमारा किसमें गुजर गया, गाड़ी को जो है ठीक करने या यात्रा करने में ही हमारा पूरा दिन निकल गया। तो कभी भी जब हम कहीं जाते हैं तो हमें कोई ना कोई जो है बात याद आ जाती है जो हमारे साथ बीती होती है। ठीक है, फिर है यात्रा वृतांत। गद्य साहित्य की एक विधा है, मतलब कि जो मैंने आपको एक वो बताया ना, एक्टिविटी बताई है कि उस एक्टिविटी में क्या है, साहित्य की विधाएं जो एक्टिविटी करनी है, तो उसमें काइंड्स ऑफ लिटरेचर, में बताया मैंने साहित्य की विधाएं कौन सी है। इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं, हमने कहानियां पढ़ी, ठीक है, तो पहली थी दो बैलों की कथा, ये क्या है, कहानी, ठीक है। फिर लहासा की, और ये क्या है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, यात्रा वृतांत। उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये क्या है, निबंध है, ठीक है। सब सामले सपनों की याद, ये रेखा चित्र है जिसके बारे में लिखा गया है, अपने सपने के बारे में उन्होंने इसको शब्दों में लिखा है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये एक रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज क्या होता है, रिपोर्ट है, रिपोर्ट शैली में लिखा गया है। प्रेमचंद के फटे जूते एक व्यंग है, ये व्यंग शैली में लिखा है।
एक उत्तर मैना क्या है, एक निबंध है, ठीक है। मेरे बचपन के दिन एक संस्मरण है, याद है, वो किसी की याद में लिखा हुआ है बचपन के दिनों की। उत्तर मैना एक निबंध है। तो ये सारी क्या है, ये सारी साहित्य की विधाएं हैं। ये सारी क्या है, साहित्य की विधाएं। बच्चे पूछते हैं कि कौन कौन सी विधाएं होती हैं। अब ये क्या है, कहानी, यात्रा वृत्तांत, निबंध, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, व्यंग, संस्मरण और नाटक है, एकांकी है अनुच्छेद है। ये सारी क्या है, साहित्य की विधाएं हैं, काइंड्स हैं। तो इसी के ऊपर आपने वो बनानी है, एक्टिविटी बनानी है, ठीक है। कहानी किसे कहते हैं, उसमें बच्चे पूछ रहे थे कहानी किसे कहती है। कहानी किसे कहते हैं कि कहानी नहीं लिखनी, उसमें कहानी कहते किसी है वो लिखना है। आपको नेट से सभी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि संस्मरण किसे कहते हैं। संस्मरण होते हैं किसी की याद में लिखा हुआ पत्र, मतलब पत्र ऐसा जो कि मान लो उसने लिखा है 5 पेज का, तो किसी की याद में लिखी हुई कोई बातें, मतलब उसके बचपन के दिनों की बातें और बड़े होने तक की, तो ये क्या हो गया, संस्मरण पत्र, ठीक है। निबंध आपको पता है कि उसमें हम पूरी जानकारी लिखते हैं। तो यहाँ प्रस्तुत विधा यात्रा वृत्तांत अन्य विधाओं से अलग है। इसका मुख्य विषय है यात्रा का वर्णन। इसमें लेखक ने यात्रा की समस्त वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं का वर्णन किया है। अब पता लग गया हमें यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं और संस्मरण किसे, सॉरी हाँ, संस्मरण किसे कहते हैं, यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं। तो इसमें लेखक ने यात्रा की व्यक्तियों की, वस्तुओं की, घटनाओं का वर्णन किया है। इसमें मानव चरित्र के अनुभव संक्षिप्त रूप में बताए हैं, जैसे कि कहानियां बताई हैं। संस्मरण में मानव वृत्त का चित्रण होता है, किसी मनुष्य का चित्रण होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं साहित्य की विधाएं। इसी के ऊपर आपको सीबीएसई ने एक्टिविटी दी है बनाने के लिए कि साहित्य की विधाओं पर आपने एक्टिविटी बनानी है। मान लो आपने प्रश्न लिखा कहानी किसे कहती है, उसका उत्तर लिखा, फिर कोई कहानी की पिक्चर आप लगा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद रिपोर्ट है, जैसे रिपोर्ट कौन सी होती है, अखबार में जितनी भी खबरें आती हैं वो एक दिन पहले की होती हैं, तो अगले दिन वो क्या बन जाती है, रिपोर्ट। तो वो सारी किसमें होती है, रिपोर्टाज शैली में। सारी किसमें है, रिपोर्टाज शैली में। तो ये सारी जितनी भी अखबार में खबरें आती हैं वो उसी दिन की नहीं होती, एक दिन पहले की होती है, तो अगले दिन वो रिपोर्टाज शैली में सब करके हमारे सामने आती है, तो उसे कहते हैं रिपोर्टाज शैली। रिपोर्टाज शैली में लिखेंगे कि पहले घटी हुई घटना, ठीक है, और उसकी एक जो है रिपोर्ट तैयार की जाती है। उस रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टाज शैली, कि वो घटना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, ये सारे कारण उसमें होते हैं रिपोर्टाज शैली में, ठीक है। फिर अगला है भाषा अध्ययन। किसी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पो फटने वाला था कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। नीचे दिए गए वाक्यों को अलग अलग तरीकों में लिखे। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। यह नहीं पता चल रहा था कि घोड़ा चल भी रहा है या नहीं। इसको और भी तरीके से कह सकते हैं, कभी लगता था घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था पीछे जा रहा है। इसको हम अलग अलग तरीके से बात को बोल सकते हैं। ऐसे शब्द जो अंचल यानी क्षेत्र विशेष से प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहते हैं। जैसे कि एक छोटे से गांव में कोई विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें कहते हैं आंचलिक शब्द, जो एक विशेष क्षेत्र में प्रयोग होते हैं, ठीक है, सब जगह नहीं प्रयोग होते। जैसे खोटी, राहदारी, कुची कुची, भीटा, थुकप्पा, गांव, भरिया, गंडा, जैसे गंडा शब्द है ये वहीं पर प्रयोग होता है। फिर है पाठ में कागज अक्षर मैदान के आगे कर्मश मोटे अच्छे विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिससे इनकी विशेषता उभर कर आती है। ऐसे और विशेषण शब्द कौन से हैं जो विशेषता को बताते हैं, जैसे मुख्य है, व्यापारिक है, भद्र है, चीनी है, अच्छी है, गरीब है। तो ये सारे कौन से शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं जो बाहर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको समझ आया कि विशेषण, और पहले विशेषण पता होना चाहिए ना, विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, उन्हें कहते हैं विशेषण, ठीक है। और विशेष्य क्या होता है, जो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो होता है विशेष्य।
विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम कहते हैं विशेषण। और विशेषण शब्द हुआ, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि अगर हमने पढ़ा यहाँ पर, या हमने पढ़ा है पतली पतली, पतली पतली जो है, पतली पतली हम बोल देते हैं पतली पतली लड़की, ठीक है। या विशाल, विशाल जो है क्षेत्र, तो विशाल क्या हो गया विशेषण, और क्षेत्र, क्षेत्र क्या हो गया विशेष्य, जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है, वो तो हो गया विशेष्य। और विशाल क्या हो गया, उसकी विशेषता बताएगी, तो विशाल क्या बन गया विशेषण बन गया, ठीक है। और गर्मा गर्म क्या हो गया, गर्मा गर्म, गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म हो गया विशेषण, और जो है चाय वो क्या हो गया विशेष्य। तो विशेष्य और विशेषण का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटे बोल लो। मैम जो आपने अभी प्रोजेक्ट बताया साहित्य पर, वो हमें बनाना पड़ेगा? मैंने तो आपको बहुत पहले दे दिया था ये प्रोजेक्ट। मैम पर आपने ऑप्शन दी थी ना 3-4 प्रोजेक्ट में से कि कोई भी चार बना दिए थे लो। ना, हाँ चार, एक तो लेखकों के बारे में, दूसरा बताया था ये कवियों के बारे में, ठीक है, तीसरा साहित्य की विधाएं बताया था, ठीक है, ये बताए थे। लेखकों के 10 लेखकों के बारे में, 10 कवियों के बारे में, या फिर साहित्य की विधाएं बताया था, एक नेचर पर बताया था, ठीक है ना। तो ये बताए थे आपको, आपको ये ऑप्शन दी थी कि आप इनमें से किसी एक पर बना सकते हो, ठीक है। यस लेकिन मैम। मैंने बोला था जो बच्चे अच्छे हैं वो इस पर बनाएंगे, ठीक है। चलो अच्छा। कोई बात नहीं, बना लिया तो ठीक है। यस मैम। ओके।